हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना पार्टीशन कोएफिशिएंट और जो दूसरी जो इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था आयोनाइजेशन और इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बची हुई सारी की सारी जो कि है सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन एंड बायो आइसोस्टेरिज्म, ये जितनी भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सारी हम इसमें कवर कर लें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जिसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं पर 100 ml पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर बात करें सॉल्युबिलिटी को इस टॉपिक के या फिर हम बोल सकते हैं इस डेफिनेशन के अलावा हम सॉल्युबिलिटी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको अपना आंसर जो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव या थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना हो तो आप बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी को हम दो तरीके से और डिफाइन करते हैं। ये जो हम मेथड जो आज तक नॉर्मल बोलते हुए आए हैं ये मेथड जो होता है ये होता है क्वांटिटेटिव मेथड, लेकिन हम सॉल्युबिलिटी को क्वालिटेटिव मेथड से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। जो सॉल्यूट को जब हमने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो उस टाइम पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव सॉल्युबिलिटी। ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो एक्चुअल में डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। जो नेचर होता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जैसा कि अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि लाइक जो होता है वो डिजॉल्व करता है लाइक को। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हाइड्रोफिलिक होंगे, हाइड्रोफिलिक को और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक को हम लिपोफोबिक भी बोल सकते हैं और हाइड्रोफोबिक को हम लिपोफिलिक भी बोल सकते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो सॉल्वेंट होगा वो हाइड्रोफिलिक जो सॉल्यूट होगा वो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट जो होगा, ये जो हाइड्रोजन मतलब जो एक्वस सॉल्वेंट के अलावा जो दूसरा सॉल्वेंट होगा उसके अंदर वो अच्छे से मिक्स होगा। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिपेंड करता है ना नेचर के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, और इसके साथ साथ वो किस टेम्परेचर पर, उनका पीएच क्या है और प्रेशर कितना अप्लाई किया जा रहा है उनके ऊपर, इसके ऊपर भी उनकी जो होती है सॉल्युबिलिटी डिफाइन या जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरल सा क्वेश्चंस है कि एक जनरल सा नोट है, मतलब आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल है कि विदाउट एनी बॉन्डिंग कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है मतलब कि उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी ही होगी। सो वही हम इस पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के, वो दे आर हेल्ड टुगेदर, मतलब उनको आपस में जोड़ के रखने का काम, जो जोड़ के रखने का काम होता है ना एक्चुअल में वो कराया जाता है बॉन्ड्स के द्वारा। वो किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो सकता है, जैसे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, डायपोल डायपोल बॉन्ड भी हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, इसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो भी होते हैं, है ना, जो ग्रेविटेशनल्स आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे तो आई डोंट थिंक कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना एक्ट करता है। आपको क्या लगता है, करता है क्या? बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर हो गई है तो सॉल्युबिलिटी को और कैसे एनहांस किया जा सकता है, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो, अगर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दें, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ही अगर चेंज कर दिया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी अल्टर हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से जो को सॉल्वेंट्स होते हैं उनका यूज़ अगर हम करें, जैसे कि इथेनॉल, को सॉल्वेंट्स का यूज़ जनरली हम को सॉल्वेंसी के केस में करते हैं। को सॉल्वेंसी आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि को सॉल्वेंसी के बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता हो तो मैं उसको फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो उसकी बना के डाल दूंगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि को सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनका अगर हम यूज़ करें, को सॉल्वेंट्स का अगर यूज़ करें तो इनकी हम कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को इन्हांस। इसके साथ साथ सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं, वाओ, सर्फेक्टेंट्स का कहाँ एडिशन हो सकता है, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये पॉइंट आप मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि सर्फेक्टेंट का सॉल्युबिलिटी के केस में क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सेशन, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स है। कॉम्प्लेक्सेशन अपन ने पढ़ा कहाँ, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर, किस सेमेस्टर में पढ़ा है बताइए बताइए, सेमेस्टर 3 में है, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो रिलेशन होता है बायोलॉजिकल एक्शन में, क्या रिलेशन हो सकता है, मतलब कि ये कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको ये बेसिकली इन्हांस कर देता है, उसको अल्टर कर देता है। बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, आपको पता है क्या? नहीं, तो मैं बताता हूँ। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, उस सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो ड्रग आपने लिया है वो फ्री फॉर्म में कितना अवेलेबल है। इसका मतलब कि ये कि जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ड्रग है, अगर आपने वो लिया 100% और वो 100% लेने के बाद में मान लीजिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में बचा 20%, बाकी का 80% जो है वो अलग अलग जगह चला गया। जैसे मान लीजिए कुछ वो प्रोटीन बाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया, कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना, अदर चीज़ें जो वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, लेकिन बचा कितना फ्री फॉर्म में अवेलेबल, सिर्फ 20%। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 20% ड्रग है, ये 20% ड्रग ही मात्र वो ड्रग है जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि अपना थेरेपेटिक एक्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो शो करेगा। मतलब कि जिस चीज़ को क्योर करने के लिए हमने जो ड्रग लिया वो सिर्फ ये 20% ड्रग बचा है जो ये एक्शन शो करेगा, ठीक। तो ये जो 20% है ना, ये एक्चुअल में इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है। बायो अवेलेबिलिटी को अगर आप 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं बायो और दूसरा आ रहा है अवेलेबिलिटी, ठीक। बायो अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब कि कितना अवेलेबल है वो उस जगह पे, और बायो मतलब कि सेल्स के केस में या अपने लाइफ के केस में जब ड्रग लिया उस टाइम पे, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है बायोलॉजिकल एक्शन खत्म होता है। ये कुछ 2 पॉइंट्स और हैं, जैसे देख लेते हैं कि ड्रग जो होता है ना, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है ड्रग के अंदर वो इंटरेक्शन शो करना चाहिए रिसेप्टर्स के साथ में, उस केस में अपना ये बायोलॉजी सॉल्युबिलिटी काम आती है। इसके साथ साथ जो ड्रग हमने लिया है, जो ड्रग मतलब कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हमने लिए हैं ड्रग के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कब? जब वो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई थी किस तरह की प्रोटीन लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है वो, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है ना। और उसके बाद में इसमें क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स, लिपिड प्रोटीन, ठीक। तो इसको क्रॉस करने के लिए जब वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा तभी तो इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो अंदर जाएगा जहां वो अपना एक्शन शो करेगा। इसका मतलब कि उसको फ्री फॉर्म में होना ज़रूरी है, जहां पे ये सॉल्युबिलिटी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट की। पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन 2 फेज एट इक्विलिब्रियम। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप इस तरह का जो सेपरेटिंग फनल होता है, ये सेपरेटिंग फनल होता है एक्चुअली में, आपने देखा होगा, ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल है। इस सेपरेटिंग फनल के अंदर काफ़ी महंगा आता है ये भी। इसके अंदर हम एक्चुअली में क्या करते हैं, पहले तो वाटर लेते हैं, मतलब कि हमने एक्वस फेज लिया, ठीक है, ये एक्वस फेज ले लिया नीचे, और इसके बाद में हमने लिया नॉन एक्वस फेज, मतलब कि हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक डाल दिया, जैसे कि ऑर्गेनिक फेज, जैसे कि मान लीजिए बेंजीन ले लिया हमने, ठीक है ना, बेंजीन ले लिया जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया। इसके बाद में हमने इसके अंदर ड्रग डाला, ये हमारा लेयर बन के रेडी हो गया। मतलब कि ये ऊपर क्या है, ऊपर है ऑर्गेनिक और नीचे है एक्वस फेज। अब क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, ड्रग जो हमने लिया वो इधर अंदर हम पोर करते हैं, जिसके बाद में ड्रग इसके अंदर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 30 से लेके 45 मिनट तक शेक करते हैं। शेक किस तरह से करते हैं, देखो, या तो 8 के फॉर्म में शेक करेंगे, है ना, इसको या तो 8 के फॉर्म में शेक करेंगे, या फिर क्या करते हैं कि इस जो पार्टीशन, ये जो सेपरेटिंग फनल होता है उसको इस तरह से पकड़ते हैं, इधर हेड, इधर इसका जो बैक साइड ये वाला रीजन जो होता है, इस रीजन को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, उसके बाद में इसको जेंटली इस तरह से शेक करते हैं, ठीक। जब इस तरह से शेक करते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ड्रग सॉल्युबल होने लगता है। इसके बाद इससे हमें क्या पता पड़ा, तो जब ड्रग सॉल्युबल हुआ ना तो क्या हुआ, यहाँ से हमने एक जो ऊपर की ऑर्गेनिक फेज है वो निकाल लिया, हमने अलग सेपरेट कर ली,
और उसके बाद जो एक्वस फेज है नीचे की वो हमने अलग से सेपरेट कर ली, ठीक है ना। ये जो एक्वस फेज लिया ये ऑर्गेनिक, ये और ये हमने ले लिया ऑर्गेनिक फेज, इसके साथ साथ हमने ले लिया ये एक्वस फेज, ठीक है ना। ये एक्वस फेज जब लिया तो इस केस में क्या होगा कि इस फेज के अंदर कितना ड्रग बाइंड हुआ इस फेज में और कितना ड्रग इस फेज के अंदर अवेलेबल है ये चेक करते हैं। मतलब कि ड्रग अगर आपने लिया था, मतलब मान लीजिए 1 मिलीग्राम आपने ड्रग लिया, तो 1 मिलीग्राम में से कितना ड्रग इस फेज के अंदर सॉल्युबल हुआ है, कितना ड्रग इस फेज के अंदर सॉल्युबल हुआ है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको डिनोट करते हैं के से। और ये जो के होता है ना, इसी को बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये जो पार्टीशन कोएफिशिएंट लिया हमने, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, के इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाई सी डब्ल्यू। सी नॉट मतलब कि सी ओ, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फेज के अंदर कितना कंसेंट्रेशन है वो, और सी डब्ल्यू मतलब कि वाटर, वाटर मतलब कि एक्वस फेज के अंदर कंसेंट्रेशन कितना है वो, ठीक। ये जो होता है ये पार्टीशन कोएफिशिएंट बताता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया, ये ड्रग लिया, ड्रग में एग्जाम्पल के तौर पे सेपरेटिंग फनल लिया आपने, ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल लेने के बाद ये सेपरेट थोड़ा डायग्राम चला गया, बिगड़ गया, आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल लिया, इसमें मान लीजिए आपने डाल दिया 50 ग्राम ड्रग डाल दिया आपने, 50 ग्राम जो है वो फिर ड्रग आपने इसके अंदर डाला। जब आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपने एक्वस फेज अलग निकाली एक और ऑर्गेनिक फेज अलग निकाल ली। मान लीजिए जो ऑर्गेनिक का जो ड्रग है ये एक्वस फेज के अंदर ड्रग का कंसेंट्रेशन मान लीजिए 30 ग्राम, मान लीजिए कि 30 ग्राम यहाँ है, और जो एक्वस फेज है, एक्वस फेज के अंदर ड्रग का कंसेंट्रेशन जो है वो मान लीजिए 20 ग्राम। तो कितना है टोटल 30 ग्राम यहाँ है, 20 ग्राम यहाँ है इसके अंदर, और इसके अंदर जब 20 ग्राम है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये जो आपने ड्रग लिया 50 ग्राम, इसकी बाइंडिंग जो है ये एक्वस फेज में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फेज। मतलब कि ये जो ड्रग है ये ड्रग है आपका लिपोफोबिक, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक, बोल सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक ड्रग है वो, क्योंकि वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि 30 ग्राम है, 13 ग्राम एक्वस के अंदर अगर है, 17 ग्राम ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्युबल है, तो ड्रग जो है वो ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा सॉल्युबल हुआ। इसका मतलब कि ये लिपोफिलिक नेचर का होगा, नॉट लिपोफोबिक, है ना। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल एक्शन होता है इसका जो रिलेशन है, कि बायोलॉजिकली इसका क्या रिलेशन है, कि मतलब ये जो ड्रग एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फार्माकोलॉजी के अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ADME, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पूरा पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ठीक। मेटाबॉलिज्म को हमने बोला था बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अभी टॉपिक नहीं है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये इसके बाद में क्या होता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है ये। इसके बाद जर्नली ये जो यूज़ होता है ना, कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम इसकी जो pKa वैल्यू होती है उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो प्रिडिक्ट करता है वो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हाँ, यही तो हमने बोला था कि मतलब एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी से हम पार्टीशन कोएफिशिएंट हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग जाके कहाँ कितना, किस फॉर्म में, किस चीज़ से ज़्यादा बाइंड हो रहा है, तो उसकी बाइंडिंग इफेक्ट जो है किससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वही है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए जो जैसे कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोफिलिक नेचर की होती है। सो जो ड्रग हमको चाहिए ना, वो जो डायरेक्टली जो हमें चाहिए, जो बायो अवेलेबिलिटी जो शो करे लिपोफिलिक के केस में, वो उस ड्रग के अंदर लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, तब भी वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपोफिलिक होगा। अगर आपने हाइड्रोफिलिक नेचर का दे दिया तो ये जो लिपिड है, लिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये इसको क्रॉस नहीं होने देगा। तो इसीलिए जो ड्रग हम लेंगे, जो हमने आयोनाइजेशन के अंदर देखा था कि जब ड्रग लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है ना, लिपोफिलिक नेचर का होता है जब ड्रग लेते हैं। जब उसका ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है, लेकिन जब वो सेल्स के पास वापस पहुंचता है तो वो लिपोफिलिक होना चाहिए, जो कि यहाँ हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। ये जो होते हैं सेपरेटिंग जो मेथड्स होती हैं उसके द्वारा हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जो पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो वो लिपोफिलिक नेचर का है।
लिपोफिलिक नेचर का क्यों है? कैसे आप बोल सकते हैं कि सी ऑर्गेनिक अपॉन सी डब्ल्यू, इसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब आएगी? जब इसका जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाली वैल्यू। मतलब ऑर्गेनिक फेज में जब इसकी ज़्यादा होगी, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 30 यहाँ 15 है, वाटर के अंदर 15 कंसेंट्रेशन हो तो 2 आ गई, मतलब कि के की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब मान लीजिए लिपोफिलिक की जगह अगर वो मतलब हाइड्रोफिलिक हो गया, अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया तो पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो सी डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा के की वैल्यू 1 से कम आएगी। तो आप बोल सकते हैं कि के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रही तो लिपोफिलिक नेचर का है, और के की वैल्यू 1 से अगर कम आ रही तो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बारबिटॉल जो है, बारबिटॉल का जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है वो 0.7 वैल्यू होती है, मतलब क्या हुआ वो 1 से कम, मतलब कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, लिपोफिलिक नेचर का नहीं है। फिनोबार्बिटॉल की अगर बात करें तो इसका 4.8 है, मतलब कि वो लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है ये इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन को, और ट्रांसपोर्ट जो होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के कंपार्टमेंट्स में, उनको ये इन्फ्लुएंस करता है। जो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू पार्टीशन इनटू अ लिक्विड फेज व्हेन एन एक्वस फेज इज आल्सो प्रेजेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लिपोफिलिसिटी। सिंपल सी बात है, वही हमने बोला कि लिपोफिलिक नेचर के अंदर अगर वो ज़्यादा हो रहा है, लिपोफिलिक नेचर के अंदर अगर वो ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है तो वो लिपोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा है, और लिपोफिलिसिटी को हम पार्टीशन कोएफिशिएंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। It can be defined as the equilibrium constant of a drug concentration for unionizable molecules. ठीक है, unionizable molecules in the two phase. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, वही हमने बोला था कि K और P का क्या मतलब होता है। K या तो कोई पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर P से डिनोट करेंगे, मतलब कि ड्रग का कंसेंट्रेशन लिपिड मॉलिक्यूल, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक फेज, और जो दूसरा है वाटर, वाटर मतलब कि एक्वस फेज के अंदर उसका कंसेंट्रेशन कितना है वो होती है पार्टीशन कोएफिशिएंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में? बिटवीन हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर बॉन्ड, जैसे कि मान लीजिए NH बॉन्ड हो गया, OH बॉन्ड हो गया, और FH बॉन्ड हो गया, फिर HF बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक जैसे कि आपके फोन। इसको कैसे याद रखते हैं? सीक्वेंस आपको बताता हूँ किस तरह से। एक बोलते हैं फोन, FON, PHONE वाला नहीं, ये फोन नहीं, ये वाला फोन। फोन मतलब कि सबसे ज़्यादा, ये सीक्वेंस है, आप एग्जांपल से याद रख सकते हैं फोन से। फोन मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो सबसे ज़्यादा तीन जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब फोन। ठीक है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कि जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। AHBH, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम यहाँ हो गया, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का जो हमने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ में ये बॉन्ड शो करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में A और B जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग किस तरह से हो सकती है? जैसे कि HOH वाटर का मॉलिक्यूल, HOH 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 मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। इस तरह से इनके बीच में ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हम किससे शो करते हैं? जैसे कि HOH HOH, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मोस्टली जो होती है ना, ये 3 डॉट से शो किया जाता है। मतलब कि 3 ऐसे अगर हम डॉट लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत सी जगह पे ऐसा नहीं शो करते हैं, कंसीडर इसको नहीं करते हैं, पर मोस्टली जो रेफरेंस बुक में देखेंगे आप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी तरह के 3 डॉट से दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि AH जो है ये 1 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल का पार्ट है, और उसके साथ में B जो है, A जो है ना, AH के अंदर एक पार्ट है, BH के अंदर B दूसरा पार्ट है, जो कि आपस में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इनके बीच का बॉन्ड उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा ये रहा। इसके बाद में अमोनिया जो है, अमोनिया के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लीजिए
ये अमोनिया है, अमोनिया का मॉलिक्यूल, अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर का आप देखोगे तो हाइड्रोजन एच एच एच, इसके साथ में इसके ऊपर बॉन्ड, ये लॉन पेयर है, ठीक। इसके बाद में आपने दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल लिया, एच एच एच, और इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर जो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ इसका लॉन पेयर है, ठीक। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से शो करेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जो देख पा रहे हैं, ये नाइट्रोजन ये अमोनिया के बीच की है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो प्रकार के बॉन्डिंग में क्लासीफाई होती है। सबसे पहला जो मेजर, जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो है कि इंटर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है। आपने कभी सुना है कि इंटर कॉलेज कंपटीशन क्या होता है? इंटर कॉलेज कंपटीशन का मतलब होता है अलग अलग कॉलेज जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन करवाया जाता है। तो क्या सेम कॉलेज है वो? नहीं, मतलब कि डिफरेंट कॉलेज है। इसका मतलब कि इंटर शब्द जहां भी आए इसका मतलब हो गया डिफरेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। और इंट्रा का मतलब अगर आए मतलब कि सेम, सिमिलरली। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि क्या हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि जो सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बीच में बॉन्डिंग है ना। नहीं, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, इंटर का मतलब है जो डिफरेंट हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड होती है तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूँ जहाँ पे यहाँ COO और H लगा हुआ है और यहाँ पे मैं लगा दूँ फ्लोरीन और ये आपस में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाए, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन के साथ में ना करके अगर जैसे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे और ये इसके साथ में ना शो करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, तो ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है और इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। और जब मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया तो उसको बोलते हैं इंटर, मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक। अब देख लेते क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कंपाउंड जो है वो चेंज होना चाहिए क्या, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर हुआ तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स ही चेंज हो गए। मैंने ये नहीं बोला जैसे हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए मैं वाटर के साथ में वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा दूँ, वो चेंज नहीं, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर का होगा, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी चेंज हुआ है। और अगर HF के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में शो करा दूँ तो वहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स चेंज हुआ है, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो अमोनिया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गए ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पा रहे हैं यहाँ, है ना। इसके बाद में HF मॉलिक्यूल्स जो हैं, HF मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे कि HF का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। वो इस तरह से जिगजैग चलती है। कैसे, जैसे कि HF, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच में होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बॉन्डिंग जो होती है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये ऑर्थोक्लोरो OH जो है, O के साथ में H लगा हुआ और H ने Cl के साथ में बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक। और जैसे मान लीजिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जैसे नाइट्रो ग्रुप, ये NO2 ग्रुप, OH फिनॉल मतलब कि OH ग्रुप, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोटीन बाइंडिंग, जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग के साथ में चिलेशन, और चिलेशन के बाद हम कवर करेंगे बायो आइसोस्टेरिज्म, ठीक है।
कि बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है। सो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सफिशिएंट और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है तो आप फ्री वे में मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या थोड़ा सा वे ऑफ पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ भूलें ना हमें बताने से कमेंट सेक्शन में। और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी कैसा लगा। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर्स के अंदर, इसे अपने इसी पॉइंट को इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस अगेन। बाय बाय।